The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। बड़ा ही लेंदी सेंटेंस है ये, तो इसे ज़रा अच्छे से समझते हैं तोड़ कर कि क्या दिया हुआ है। यहाँ लेंथ बताया जा रहा है किसी का, किसका बता रहा है? टेंजेंट का लेंथ बता रहा है। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट का लेंथ है कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट ए से टेंजेंट बनाया जा रहा है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो पॉइंट ए है वो ए कहाँ पे है? जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का टेंजेंट बनाया जा रहा है। कहाँ से बनाया जा रहा है? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट का लेंथ है, और ये टेंजेंट कहाँ से? पॉइंट ए से है, ठीक है, पॉइंट ए। और वो पॉइंट ए कहाँ पे है? तो फ्रॉम अ पॉइंट ए, और पॉइंट ए जो दिया हुआ है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये टेंजेंट का लेंथ नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए का बता रहा है लोकेशन कि 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर है ये पॉइंट ए, और यहाँ से टेंजेंट बनाया जा रहा है ईच 4 सेंटीमीटर। ये जो ईच 4 सेंटीमीटर है वो जो स्टार्टिंग में बात किया था कि टेंजेंट का लेंथ वही है ये, समझे? तो ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन है? ये लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। जो लास्ट में बोलेगा कि है 4 सेंटीमीटर, तो वो सब्जेक्ट की ही बात कर रहा है ना। जो भी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा रहेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर है, किसका है? तो जो सब्जेक्ट बात किया था उसी का रहेगा। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है सब्जेक्ट का है, टेंजेंट का है, और ये 5 सेंटीमीटर पॉइंट ए का लोकेशन है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। जैसे कि इस पर एक एग्जाम्पल सिंपल से हम बताते हैं कि मान लो एक आदमी की टाई की लंबाई जो 5 सेंटीमीटर वाली टोपी पहनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो 4 सेंटीमीटर लास्ट में दिया है वो टोपी की लंबाई है कि टाई की लंबाई है? यहाँ पे साफ साफ कर सकते हैं कि टोपी की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर उसी समय बोल दिया था, तो ये 4 सेंटीमीटर टाई की लंबाई है। जो हम स्टार्टिंग में बात किए थे कि टाई की लंबाई, तो लास्ट में बोले वो टाई की ही बात किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और यहाँ पूछा क्या है? रेडियस। तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, निकल जाएगा रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसका दोनों का रेडियाई 5 है और एक का 3 है। एक बड़ा होगा, एक उसके अंदर है 3 वाला, ये 3 ये 5। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर सर्कल ये है, इसका लार्जर सर्कल ये है, इसका कोड, और वो कोड जो इस स्मॉलर को टच करते हुए जा रहा है, तो मतलब ये है। तो इसका लेंथ निकालना है। तो इसका लेंथ हम इस तरीके से करेंगे, जैसे ये जो कोड है बड़े सर्कल का, ये कोड छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, और छोटे सर्कल का रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होगा, और इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये रेडियस तो हमें पता है 3, और ये भी पता है 5, तो हम ये निकाल लेंगे। सिमिलरली इधर भी, तो ये दोनों बराबर ही आएगा, और निकाल कर चेक भी कर सकते हो। ये कितना होगा? ये 3 ये 5, ये निकल जाएगा। इसमें भी वही चीज़ है, 3 5, सॉरी 3 5, और इसमें भी 3 5, तो ये जो आएगा सम कर देंगे, लेंथ ऑफ कोड हो गया। 8 नंबर, क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Proof that AB plus CD is equal to AD plus BC. तो ये जो फिगर में दिया गया है 10.12 में, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए है। प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो इसे हम यहाँ पहले बना लेते हैं। ABCD PQRS। यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रूफ है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और हमें दिया गया क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, बस ऐसा कुछ खास और दिया गया है नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं बस। क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ सब जगह सारे PQRS पे एक परपेंडिकुलर टेंजेंट से टच कराएंगे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो अपने आप परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये सारे काम आएंगे आगे। अब देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है? AB और CD का सम AD और BC आता है। देखने में बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, पर हम ऐसा करेंगे, ये जो LHS है हम LHS लाने का कोशिश करेंगे, और अगर LHS हमारा ऐसा आ गया तो RHS अपने आप आ जाएगा इस तरफ।
तो हम इसकी चिंता नहीं करेंगे, हम इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है, ए बी और सी डी। ए बी क्या है, ये ए बी में ए बी दो दो भाग में है, एक ए पी और पी बी। ए पी हम जानते हैं कि ए पी और ए एस इक्वल होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। अब देखो ए बी का कुछ भाग आ गया ए पी, और ये ए एस हमारे राइट साइड में रहेगा। और अब देखते हैं ए पी का कुछ एक पार्ट आया था पी बी, तो पी बी बराबर पी क्यू, तो पी बी बराबर पी क्यू। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम जब सम करेंगे तो ए पी प्लस पी बी हमारा ए बी हो जाएगा, और ए एस प्लस पी क्यू, ए एस प्लस, सॉरी यहाँ पे लगता है कुछ गलती कर दी है, पी बी बराबर बी क्यू लिखना चाहिए था, बी क्यू, हाँ। तो ए पी प्लस पी बी ये हो जाएगा हमारा ए बी। हम बस एल एच एस का चिंता करेंगे कि मेरा किसी तरीके से ए बी बन जाए जैसे अभी बना, और उसी तरीके से सी डी बन जाए, फिर उन दोनों को दो इक्वेशन को जोड़ेंगे और ये अपने आप आ जाएगा। इसकी चिंता नहीं करना, हमें बस इसकी चिंता करना है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो इक्वेशन को जोड़ेंगे तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा जिसमें ए बी रहेगा एल एच एस में, और आर एच एस का भी पता नहीं चल रहा है, ए एस और बी क्यू है ना, कुछ अभी पता नहीं चल रहा है, वो आगे निकल जाएगा। तो इन दोनों को सम करते हैं, फर्स्ट सेकेंड, तो दोनों को सम करते हैं तो ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए बी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ये हो गया हमारा इक्वेशन ए। अब देखो ए बी आ गया, अब सी डी की बात करते हैं। सी डी यहाँ पे, सी डी में दो पार्ट है डी आर और आर सी, तो डी आर निकालते हैं। डी आर जो है हमारा डी एस के बराबर है, और आर सी जो है सी क्यू के बराबर है। अब यहाँ फिर डी आर और आर सी को जोड़ेंगे, डी आर और आर सी को जोड़ेंगे तो हमारा डी सी हो जाएगा 3 4, तो डी आर प्लस आर सी हो गया डी एस प्लस सी क्यू। डी आर और आर सी क्या हो जाता है, डी सी, तो ये डी सी इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू। डी एस ये है, सी क्यू ये है, जोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन बी। और अब इक्वेशन ए देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए बी आ गया और एक आ गया डी सी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ए बी और डी सी, तो हमारा ए बी प्लस डी सी यानी कि सी डी आ जाएगा। तो ए प्लस बी, तो ए बी प्लस सी डी। ए बी में क्या क्या था, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, और सी डी में क्या क्या है, दोनों को जोड़ना है, डी एस प्लस सी क्यू। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू नहीं मिल रहा है। ए एस किसके साथ जुड़ सकता है, डी एस के साथ, डी एस है क्या यहाँ पे, यहाँ पे ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा, तो ए डी लिख दिए। बी क्यू और सी क्यू जुड़ेगा क्या, बी क्यू और सी क्यू जुड़ेगा तो बी सी हो जाएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बस हमें ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है और उसी अनुसार काम करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते रहें और अपना आ जाएगा, नहीं आएगा। जो प्रूफ करना है उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि मुझे ये लाना है और ये लाने के लिए क्या क्या करना होगा, और वही वही करना होगा, तभी आएगा। 9 नंबर हम देखते हैं अब। इन फिगर 10.13, इस फिगर में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दोनों पैरेलल टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ए बी ये एक टेंजेंट है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, सी से टच्ड है, और इंटरसेक्टिंग एक्स वाई और एक्स वाई को ए पे एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी ये 90 डिग्री है। तो ये फिगर बनाते हैं। पी एक्स वाई ए पे इंटरसेक्ट किया, और ये बी पे लाइन जो ए बी है, क्यू एक्स डैश वाई डैश, तो मुझे ए ओ बी निकालना है, प्रूफ करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री है। ओके, प्रूफ करना है ये हमें कि जो ए ओ बी है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक दिया है हमें गिवन कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, यहाँ पे दो ट्रायंगल है ये और ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय आर एच एस। तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, तो हम ऐसा करते हैं, मुझे ये एंगल और ये एंगल का सम 90 बताना है, तो ये एंगल हमें निकालना होगा और ये एंगल भी निकालना होगा, और दोनों को जोड़ेंगे और वो 90 आ जाएगा। ठीक है,
तो हम इस एंगल पे काम करते हैं क्योंकि ये एंगल मुझे चाहिए। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? तो 90 माइनस दिस एंगल। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल OAC। ठीक है, AOC मिल गया हमें 90 माइनस OAC। और ये निकालते हैं एंगल COB इज इक्वल टू, ये एंगल कितना होगा? तो ये 90 है, तो सिंपल यहाँ पे भी एक बन रहा है। तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस दिस एंगल। तो 90 माइनस OBC, एंगल OBC। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सम करते हैं तो हो जाएगा AOC और COB हो जाएगा AOB, जो कि हमें 90 चाहिए पर यहाँ भी मिल नहीं रहा है। वो आ जाएगा, कुछ करेंगे इसमें और काम तो आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो वो 180 हुआ और ये माइनस AOC माइनस OBC। ठीक है, अब हम AOB इज इक्वल टू 180 माइनस ये जो AOC और OBC है, यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सॉरी OAC है, वही मुझे लगा O एंगल OAC, हाँ OAC और OBC। OAC को हम ये भी बोल सकते हैं PAO, और उससे क्या फ़ायदा? OAC की जगह पे अगर हम POA लिख देते हैं तो कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। हाँ, बट जो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है कि ये जो पैरेलल लाइन है कट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद आ रहा है। और वो ये कह रहा है कि अगर कोई पैरेलल लाइन होगा और कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये जेड बनाते हुए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, पूरा एंगल। पर हमें तो पूरा एंगल नहीं है, हमें तो आधा एंगल है, हमें तो OAC है। पूरा एंगल रहता तो हम कह सकते थे कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और ये एंगल कितना है? 180 माइनस दिस एंगल। तो ये एंगल पूरा नहीं है, यहाँ पे भी आधा एंगल है। तो हम एक काम करते हैं, समझ रहे हो ना, पैरेलल है, लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल पूरा इज इक्वल टू ये एंगल मतलब ये एंगल के टर्म में आ गया। बट मेरा ये एंगल पूरा नहीं है, ये आधा है, और इसमें भी ये पूरा नहीं है, आधा है। तो हम ऐसा करते हैं, किसी तरीके से ये मेरा जो OAC है छोटा सा जो आधा है, अगर इस पूरे के टर्म में हम लिख दें इसको, OAC को इस पूरे एंगल के टर्म में लिख दें, ये इसके टर्म में नहीं, पूरे के टर्म में, और इसको भी वैसे ही पूरे के टर्म में आ जाए, तो फिर हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हैं यहाँ पे। तो OAC को हम ऐसा करते हैं, PAC का हाफ लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है टोटल एंगल का। तो एंगल PAC का हाफ माइनस OBC को भी एंगल QBC का हाफ। अब किसी एक को, इनमें से किसी एक को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसी को लिख देते हैं कि जो PAC है किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है। तो PAC की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस दिस एंगल, ये पूरा एंगल PAC इसके एंगल के बराबर है, लिख देते हैं। तो 180 माइनस ये एंगल कितना है? CBY डैश, एंगल CBY डैश, और ये PAC इजिकल टू इतना हुआ ना, हाफ भी तो है नीचे, तो हाफ माइनस QBC/2। अब 180 माइनस CBY डैश को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस दिस एंगल, तो 180 माइनस दिस एंगल, और ये कितना है? CBQ, एंगल CBQ/2, ये माइनस होल पे है, माइनस एंगल QBC/2। अब हम यहाँ देखो, ये CBQ और QBC बात एक ही है, CBQ या QBC बात एक ही है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 180 माइनस, ये माइनस अंदर डालेंगे, ये 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, और माइनस माइनस प्लस, एंगल CBQ/2 माइनस QBC/2, ये दोनों इक्वल है, प्लस माइनस में है, खत्म हो गया। और ये 180/2 90 हो गया, 180 में से 90 गया, 90 हो गया, तो एंगल AOB 90 हो गया, प्रूफ। तो फिर से वही, जो हमें प्रूफ करना है उस पर हमें ध्यान देना रहना चाहिए हमेशा कि क्या करना है, और उसी से रिलेटेड काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यहाँ भी थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है,
प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, और वो दो टेंजेंट बनाया कैसे है, ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो दोनों का दोनों टेंजेंट किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया है। जैसे मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाया गया है, टू टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट के बीच कुछ एंगल है, तो ये बना लेते हैं पहले, और इसके बीच एंगल है ये, ठीक। एक फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री, ये जो एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट है, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, फिर से इस लाइन में सब्जेक्ट कौन है, एंगल, एंगल की बात हो रही है इस लाइन में। तो दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, और वो दो टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया गया, एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो पी से, सर्कल के लिए, वो जो एंगल है इज सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री एंगल है किसका तो वो एंगल है सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो सप्लीमेंट्री एंगल है उस एंगल के लिए जो सबटेंड होता है बाय लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट से वो एंगल सबटेंड होता है, और वो लाइन सेगमेंट कैसे बन रहा है, तो ज्वाइन करके किसके साथ, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लाइन सेगमेंट जो है, ये जैसे ये टेंजेंट है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, और ये सेंटर है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइन हुआ, और ये जो एंगल बनाया, ये जो दो लाइन सेगमेंट एंगल बनाया, ये एंगल सप्लीमेंट्री है इसका, और ये भी कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री है इसका। जैसे कि सप्लीमेंट्री क्या होता है, कोई दो एंगल का सम 180 हो, और जैसे कि हम 60 बोलें, तो 60 डिग्री सप्लीमेंट्री है क्या, तो हम इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, कोई अपने आप में सप्लीमेंट्री नहीं होता है। सबसे पहले उसका दूसरा एंगल कौन है, तब डिपेंड करता है, ये सप्लीमेंट्री है किसका, 120 का, ठीक है, 30 का नहीं, 40 का नहीं, 120 का है सप्लीमेंट्री, और ये सप्लीमेंट्री है 60 का। तो इस तरीके से ये सप्लीमेंट्री है इसका, और यही प्रूफ करना है। तो सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, इसमें दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि ये बाय RHS कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PRO में हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल RPO प्लस एंगल ROP इज इक्वल टू 90, और सिमिलरली एंगल OPQ प्लस एंगल OQ POQ इज इक्वल टू 90। अब इन दोनों को सम करेंगे, तो RPO और OPQ दोनों हो जाएगा मिलकर RPQ, एंगल RPQ, और इन दोनों को सम करेंगे LHS RHS, तो ये से सम होगा, तो ROP और POQ ये दोनों मिलकर हो जाएगा एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। हो गया प्रूफ।